हम लोग लास्ट किए थे सिविल लाइबिलिटी, सीलिंग ऑफ द नंबर्स पे बात कर लिए थे, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन से स्टार्ट करना था। तो देखो यहाँ पे पढ़ रहे रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर। तुम कैसे रिमूव कर सकते हो और वो खुद कैसे रिजाइन कर सकता है। रिमूवल से हम लोग पढ़ लिए थे ना लास्ट क्लास। हाँ, रिमूवल पढ़ लिए थे हम लोग कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल चाहिए होता है, पहले जनरल मीटिंग में पास करना पड़ता है। अगर फर्स्ट ऑडिटर को रिमूव कर रहे हो तो सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसके बाद का ऑडिटर्स को रिमूव कर रहे हो तो सीजी का अप्रूवल चाहिए। हम लोग पढ़ लिए थे, रिमूवल तक हो गया था। ब्रांच ऑडिट एंड जॉइंट ऑडिट से स्टार्ट करना था। देखो ब्रांच ऑडिट में झमेला क्या है। ब्रांच ऑडिट में प्रॉब्लम यह है, कभी कभी होता क्या है कि मेन ऑडिट किसी और के पास है, आपको केवल ब्रांच का ऑडिट करने मिला, या आप दोनों भी कर रहे हो, तो आपको एक बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले हम ब्रांच ऑडिट का मतलब क्या है। ऑडिट रेफर्स टू इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिट का मतलब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना, किसी भी कंपनी का या कोई एंटिटी का। ब्रांच ऑडिट रेफर्स टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द ब्रांच ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी और कंपनी। द कंपनी हेल्प इन ब्रांच ऑडिट बाय इन्वेस्टिगेटिंग इट्स एफर्ट टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स। देखो ब्रांच का भी बहुत, हम लोग है ना ब्रांच अकाउंटिंग जो पढ़े थे सेमेस्टर 4 में, तो हम लोग एक चीज पढ़े थे ना वहां पे कि है ना इंडिपेंडेंट ब्रांच मेंटेन कर रहा है अपना अकाउंट्स, या फिर ब्रांच का अकाउंट्स हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। तो उन सब केस में थोड़ा ऑडिटर का जिम्मेदारी बढ़ जाता है। इसमें मेन क्वेश्चन यही आएगा कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ब्रांच ऑडिट में। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एवरी रजिस्टर्ड कंपनी हैज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर एलिमेंट ऑफ एवरी ब्रांच। कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है आपका कंबाइंड बुक्स बनेगा, ठीक है, लेकिन आपको ब्रांच का डिटेल अलग मेंटेन रखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ एचओ। द बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट शैल बी मेंटेन इन द सेम मैनर एज एचओ फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो हेड ऑफिस को ब्रांच का भी डिटेल्स सेपरेटली मेंटेन करना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि टोटल सेल एक साथ हो गया, टोटल परचेज एक साथ हो गया, है तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ही, वो ये बोल के बच नहीं सकते। एचओ के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट्स अलग से मेंटेन होना चाहिए, जैसे एचओ का मेंटेन होता है वैसे। सच बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी ऑडिटेड आइदर बाय द कंपनी ऑडिटर और कंपनी में अपॉइंट अ सेपरेट ऑडिटर। अब यही वो मेन बात है, या तो तुम्हारा मेन ऑडिटर ही सारा ऑडिट कर ले, हेड ऑफिस का ऑडिट भी वही देख ले, ब्रांच का ऑडिट भी वही देख ले, या फिर कंपनी सेपरेट ऑडिटर अपॉइंट किया है इस काम के लिए। तो अगर सेपरेट ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट करना है तो उसका प्रोसेस क्या है। There shall be no separate procedure for appointment of branch auditor. The process will be same as for the appointment of statutory auditor of the company. Branch auditor भी उसी प्रोसेस से अप्लाई होगा जैसे स्टैट ऑडिट अप्लाई होता है। Provision related to branch office, branch audit, as per section 143(8), when a company has one or more branch office, the account of that office shall be audited either by the company auditor himself or by other person who is qualified to appointed as an auditor. मतलब वही बात आ गया, सीए होना चाहिए as per the provision of 139. Branch situated outside India, अगर branch आपका outside India है तो where the branch office of the company is situated in a country outside India, the account of the branch office shall be audited either by the company auditor or by the accountant, any other person duly qualified to act as auditor of the account of the branch office with the law of that country. अब ये एक पेज है, अगर इंडिया का ब्रांच है, इंडिया का एचओ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं था। ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, नियम एक ही है। कौन ऑडिट कर सकता है, नियम एक ही है, क्वालिफाइड सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए। लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया आपका ब्रांच यूएसए में, आपका ब्रांच ब्रिटेन में, आपका ब्रांच जर्मनी में है, तो फिर कैसे ऑडिट होगा। उस कंट्री के लॉ के हिसाब से कौन आदमी ऑडिट कर सकता है, वैसे एक आदमी को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। इंडियन लॉ बहुत सिंपल है, सीए इन क्वालिफाइड और सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए एकदम। बट फॉरेन कंट्री में जरूरी नहीं है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर पाए। इंडियन डिग्री वाला आदमी हो जो नहीं, वहां का डिग्री का नियम अलग हो सकता है। जैसे अमेरिका में सीपीए होता है, सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट, तो हम अमेरिका में सीपीए ऑडिट करते हैं, इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं। वैसे ही आपका जिस कंट्री में ब्रांच है उस कंट्री में जो नियम है आपको वहां का ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द ब्रांच ऑडिटर, यहां पे बोला द पावर ऑफ द ब्रांच ऑडिटर शैल बी डिफाइंड अंडर सेक्शन 1 subsection 4 of 143. He shall have right of access all books of accounts, voucher and other relevant document whether kept at the branch or elsewhere. अगर आपका डॉक्यूमेंट हेड ऑफिस में हो चाहे ब्रांच में हो, ब्रांच ऑडिटर को सारा डॉक्यूमेंट देखने का हक है।
Such further provision of section 143 rule 12 regarding reporting of fraud by the auditor shall be extended to the branch auditor as far as related to the concerned branch. ब्रांच ऑडिटर सिर्फ अपने ब्रांच के फ्रॉड के बारे में बताएगा, ओवरऑल नहीं. उसको अपने ब्रांच का पूरा ऑडिट करके अपने ब्रांच के बारे में पूरा डिटेल देना है. अब यहाँ पे एक नोट्स में एक बात मिस हुआ है, हम बोल देते हैं. ब्रांच ऑडिटर करेगा क्या उस पूरा रिपोर्ट का? वो मेन ऑडिटर को देगा वो रिपोर्ट. अगर ब्रांच ऑडिटर अलग है और कंपनी का हेड ऑफिस का या मेन ऑडिटर अलग है तो ब्रांच ऑडिटर अपना रिपोर्ट उसको देगा. मेन ऑडिटर अपने मेन रिपोर्ट में उन सारी बातों को शो ऑफ करेगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो नोट्स में मिस हुआ, आपको जानने का दरकार है. ब्रांच ऑडिटर अपना पूरा रिपोर्ट्स सब कुछ मेन ऑडिटर को देगा. मेन ऑडिटर उसको कंपाइल करके फाइनली एक ऑडिट रिपोर्ट बना के सबमिट करेगा. अगर ब्रांच ऑडिटर डिफर करता है मेन ऑडिटर के बाद से तो वो अपना सेपरेट रिपोर्ट दे सकता है. अगर ब्रांच ऑडिटर डिफर करता है मेन ऑडिटर से तो वो अपना सेपरेट रिपोर्ट दे सकता है. ये था ब्रांच ऑडिट. अब आते हैं ज्वाइंट ऑडिट पे. तो पहले ज्वाइंट ऑडिट का मतलब मोर देन वन फर्म और मोर देन वन इंडिविजुअल इज अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी. ये बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है. टाटा जैसा कंपनी, रिलायंस जैसा कंपनी, विप्रो, इन्फोसिस, ब्रिटेनिया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, क्योंकि वहां पे एक ऑडिटर पूरा कंपनी का ऑडिट नहीं खत्म कर पाएगा तो वहां पे ज्वाइंट ऑडिटर अपॉइंट होते हैं, मोर देन वन. तो ज्वाइंट ऑडिटर का मतलब यही है, मोर देन वन फर्म या मोर देन वन इंडिविजुअल पीपल is appointed as a statutory auditor of the company. It implies pulling together the resource and expertise of two or more firms to perform the expert job. आप दो या दो से ज़्यादा फर्म को एक साथ ला रहे हो आपकी कंपनी का ऑडिट कंप्लीट करवाने में. इस जॉइंट ऑडिट का फायदा क्या है, नुकसान क्या है? यहाँ पे एक्सपर्टाइज का शेयर हो जाता है, ये फायदा है. क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है. आपस में म्यूचुअली ये लोग समझ सकते हैं हर चीज़ को, कोई एक चीज़ में बढ़िया, कोई दूसरा चीज़ में बढ़िया है. इस क्लाइंट को सर्विस बेटर मिल जाता है और लो कॉस्ट में पूरा ऑडिट हो जाता है. क्योंकि अकेला आदमी ऑडिट लेता ना तो उसको उतने स्टाफ अपॉइंट करने पड़ते, अलग से स्टाफ अपॉइंट करने का बहुत पैसा लग जाता. लेकिन अगर दो चार्टेड फर्म को हम ऑडिट दे रहे हैं तो वो लोग दोनों के स्टाफ मिला के ये काम करेंगे तो मेरा कॉस्टिंग कम हो गया. इसका डिसएडवांटेज क्या है? कई बार आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, आपस में काम का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता. लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो जनरली ज्वाइंट ऑडिटर में आपको पहले ये डिफाइन करना पड़ता है, तुम ये देखोगे, हम ये चीज़ देखेगा. बट कभी कभी होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का बंटवारा ठीक से नहीं हो पाता, तो वो बोलता है तुम्हारा ये काम है हम क्यों करें, वो बोलेगा तुम्हारा ये काम है हम क्यों करें. प्रॉब्लम व्हेन फर्म ऑफ डिफरेंट स्टैंडिंग आर एसोसिएटेड. अच्छा, अगर दो ऐसी फर्म को तुम एक साथ ला रहे हो जिनका काम करने का तरीका पूरा डिफरेंट है या जिनका वर्क पूरा अलग अलग वे में होता है तो वहां पर ज़्यादा दिक्कत आती है. एरिया ऑफ कॉमन कंसर्न बीइंग नेग्लेक्टेड. अच्छा, कुछ कॉमन एरियाज होती है जो तुम मान लो हम लोग काम का बंटवारा कर लिए, लेकिन उसमें कुछ एक बात ऐसा है जो तुम्हारे मेरे काम दोनों में कॉमन है, तब फिर ये बहुत दिक्कत होता है कि वो कॉमन एरिया को दोनों ही नेग्लेक्ट करेगा. वो सोचता है वो देख लेगा, उसके दायरे में भी तो आता है, और ना हम सोचेगा वो देख लेगा और वो सोचेगा हम देख लेगा, तो ऐसे कोई नहीं देखता उसको. लास्ट है शेयरिंग ऑफ फीस. ये एक बहुत बड़ा झमेला है कि कितना फीस का, या तो कंपनी अलग अलग फीस डिसाइड कर दे दोनों का, लेकिन अगर कंबाइंड फीस दे कंपनी तो ये बहुत दिक्कत का बात है क्योंकि शेयरिंग में दिक्कत होता है. जनरली आपको एक बात बता दें, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है वो प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी का बंटवारा के बारे में बता के रखा है. ज्वाइंट ऑडिटर के बारे में बाकायदा उसके ऊपर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, वहां पे लिखा हुआ है कैसे काम का बंटवारा होता है. तो इसलिए काम का बंटवारा का लड़ाई कम ही होता है, बट फिर भी कभी कभी हो जाता है. तो देखो डिवीजन ऑफ वर्क, बेसिक ऑफ डिवीजन क्या क्या होना चाहिए. या तो आप पीरियड वाइज बांट लो, पहला 6 महीने का तुम देखोगे, दूसरा 6 महीने का हम देखेंगे. या काम फंक्शन वाइज बांट लो, सेल पूरा तुम देखोगे, परचेज पूरा हम देखेंगे. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम पूरा तुम देखोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम हम पूरा देखेंगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट बांट लो जो अभी हम बोले. ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज बांट लो, नॉर्दर्न रीजन का ब्रांचेस तुम मैनेज करो, ईस्टर्न रीजन का ब्रांचेस हम देखेंगे. या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज बांटो, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है कि वो लोग स्टील भी बना रहा है, कपड़ा भी बना रहा है, क्लोथिंग भी बना रहा है, तो उस हिसाब से बांट लो. स्टील डिवीजन पूरा तुम देखो, क्लोथिंग पूरा हम देखेंगे. तो कई बार ऐसे बंटवारा हो जाता है. हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी डिवीजन हुआ वो कहीं ना कहीं रिटर्न में होना चाहिए. कौन क्या देखेगा ये बात डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए.
अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एक दूसरे के काम पर रिलाई करें? बिल्कुल करना पड़ेगा. ईच जॉइंट ऑडिटर एंटाइटल्ड टू रिलाई ऑन द अदर जॉइंट ऑडिटर. देयर इज नो नीड टू रिव्यू वर्क डन बाय द अदर ऑडिटर. तुम मेरा काम को रिव्यू करने का कोई जरूरत नहीं है, हमको भी तुम्हारा काम का रिव्यू करने का कोई जरूरत नहीं है. कोऑर्डिनेशन आपस में बहुत जरूरी है. इफ सम जॉइंट ऑर्डर कम्स टू नो मैटर, तुमको मेरे वाले एरिया के बारे में कोई जानकारी मिला, हम परचेज देख रहे हैं, तुम सेल देख रहे हैं, सेल देखते देखते तुमको लगा कि अरे ये तो परचेज में गड़बड़ होगा इसका, तो तुम हमको इन्फॉर्म करोगे. वैसे ही परचेज देखते देखते अगर हमको लगा इसका सेल में गड़बड़ हो सकता है, हम तुमको इन्फॉर्म करेंगे. तो आपस में कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. और रिपोर्ट बनाते वक्त हम लोगों को अल्टीमेटली कंबाइंड रिपोर्ट बनाना है, तो इसमें तो कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा. लेकिन फिर वही बात, अगर तुम मेरे से डिफर कर रहे हो रिपोर्ट में, तुमको लग रहा है हम जो बोल रहे हैं वो तुम नहीं मानोगे, तो फिर तुम अपना अलग रिपोर्ट दे सकते हो. ये था जॉइंट ऑडिटर. देखो यहां पे लिख भी दिया है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जनरली ऑल अराइव ऑफ यूनानिमस ओपिनियन. जनरली यूनानिमस ओपिनियन पे पहुंचना पड़ेगा, हम लोगों को एक मत होना पड़ेगा. However, any joint is not bound to majority opinion. लेकिन जनरली मेजोरिटी जो बोल रहा है वही मान ले, वो बाउंड होना जरूरी नहीं है. Those disagreement with other may provide their own opinion through a separate report. हम बोल दिए ना, जो आदमी को डिस ओपिनियन हो रहा है मेरे साथ, उसको लग रहा है नहीं हम जो ऑडिट रिपोर्ट में बात डालने जा रहे हैं उससे वो एक मत नहीं है, he can change, he can provide a separate report. Mention the points or area in which all the joint orders jointly or severally responsible हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आपको ये बताना पड़ेगा कौन कौन सी बातों में तुम रेस्पॉन्सिबल हो, कौन कौन सी बातों में हम रेस्पॉन्सिबल है, और कौन कौन सी बातें ऐसी है जिसमें जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल है. तो ऐसे 299 responsibility of joint auditor in respect of audit work divided among the joint auditor. Each joint auditor is responsible only for the work allocated to him, whether or not he has prepared a separate report on the work performed by him. जनरली क्या होता है, तुम अपने काम के लिए जिम्मेदार हो, हम अपने काम के लिए जिम्मेदार हैं. ऑन द अदर एंड ऑल द जॉइंट ऑडिटर जॉइंटली एंड सिविली रिस्पॉन्सिबल. कुछ बातें ऐसी है जहां पे हम लोग जॉइंटली भी रिस्पॉन्सिबल है और अकेले भी रिस्पॉन्सिबल है. जैसे इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड, वो काम जो बंटवारा करके नहीं किए मिल के किए उसमें दोनों का जिम्मेदारी है. इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसीजन टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर, हम लोग अगर मिल के कोई फाइनल डिसीजन लिए हैं फिर उस डिसीजन के दोनों जिम्मेदार होंगे. इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर बाय एनी ऑफ देम, तुम मेरी नजर में कोई बात लेके आए हो मेरे काम के बारे में, या हम तुम्हारे एरिया के बारे में कोई पॉइंट तुम्हारे सामने लेके आए हैं, उस बात के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे. फॉर एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अल्टीमेटली बैलेंस शीट में जो डिस्क्लोजर्स जाएंगे उसके लिए हम लोग दोनों ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे. तो ये कुछ एक बातें हैं. अच्छा, फॉर इंश्योरिंग दैट ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलेवेंट स्टैट्यूट. हाँ, ऑडिट रिपोर्ट सारा रूल रेगुलेशन के हिसाब से बना है कि नहीं बना है, इसके लिए हम लोग ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे. तो ये कुछ एक बात है जिसके लिए हम लोग ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. अब आते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, डिप्रिसिएशन और उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट. देखो, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 123 आपको एक शेड्यूल दिया है पूरा, आपको हम रिपीट कर देते हैं. आपको यहाँ पे परसेंटेज नहीं बता रहे हैं, बट आपको कंपनीज एक्ट 2013 हर एक चीज का सेपरेट परसेंटेज दे के रखा है. फर्नीचर कितना डिप्रिसिएशन परसेंटेज होगा, मशीनरी का कितना होगा, गुडविल का कितना होगा, पेटेंट का कितना होगा, बिल्डिंग का कितना होगा, सबका डिप्रिसिएशन परसेंटेज दे के रखा है वो. तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डिप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डिप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. इतना ही मेन बात है, एक एसेट का फुल वैल्यू को उसके लाइफ में बांट दिया जाए, वही है डिप्रिसिएशन. हाँ, ये बात ध्यान में रखना है. ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडिशन हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर कुछ मशीन डिसगार्ड हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर कोई मशीन बेचे हैं, ड्यूरिंग द ईयर कोई मशीन डिस्ट्रॉय हुआ है, तो उसका ठीक से रिकॉर्ड मेंटेन हो. द डिप्रिसिएशन ऑन सच एसेट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये तो हुआ कंपनीज एक्ट का बात. अकाउंटिंग, इसका डिप्रिसिएशन के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा गाइस. इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको शॉर्ट नोट लिखने बोलेगा, तो आपको पहले कंपनीज एक्ट के हिसाब से मीनिंग लिख देना है. फिर बोलना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10
एप्लीकेबल होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर, मतलब फिक्स एसेट के ऊपर। वो आपको जनरली कितना मेथड दिया डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, देखो हम नीचे 5 पॉइंट लिखे हैं, वही काम का है। आपको 5 पॉइंट दिए डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड और सम ऑफ द ईयर मेथड। तो ये 5 मेथड दिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है कंपनीज एक्ट 2013 की। शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कैलकुलेट डिप्रिसिएशन एप्लीकेबल ऑन टेंजिबल एसेट। इसके लिए कुछ नियम बताया। पहला बात बोला टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट दोनों डिप्रिशिएट होगा। दूसरा बात बोला डिपेंड ऑन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। कंपनीज एक्ट 2013 हमेशा बोलता है डिवाइडेड बाय लाइफ करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करो, जितना दिन वो एसेट यूज होने वाला है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिपेंड ऑन यूजफुल लाइफ। देखो थर्ड पॉइंट भी फिर वही बोला, नो सेपरेट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिफाइंड इन द एक्ट। 95% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट टू बी डिप्रिसिएटेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एज एन ऑडिटर तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि WDV मेथड फॉलो करे तो एसेट का लाइफ कभी जीरो तो नहीं हो सकता, कम से कम 95% तक तो डिप्रिसिएट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही बुक से राइट ऑफ हो। मेरा 1 लाख का एसेट है, 1 लाख का 95 मतलब 95,000 डिप्रिसिएशन हो गया। अब बुक का, अब एसेट का वैल्यू 5,000 से कम बचा है, हम एक बार में राइट ऑफ कर सकते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, ये बहुत काम का बात है। 1 लाख का एसेट है, हम हर साल WDV के हिसाब से डिप्रिसिएशन करते करते आया। देखो स्ट्रेट लाइन होता कोई दिक्कत नहीं था। 1 लाख का एसेट 10 साल चलेगा तो डिवाइड बाय 10 किया, हर साल 10,000 का डिप्रिसिएशन कर दिए। प्रॉब्लम WDV में होता है, प्रॉब्लम नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड में होता है उस मेथड में। वहां पे अब क्या होगा, 1 लाख का एसेट है, घटते 95,000 डिप्रिसिएशन हो गया, मतलब एसेट का वैल्यू लेस देन 5,000 बचा है। उसके बाद आप उसको बुक से राइट ऑफ कर दो, भले ही आपको और डिप्रिसिएशन करने का दरकार नहीं है। अगर कोई एसेट का रेसिडुअल वैल्यू नहीं पता है तो 5% हम उसका रेसिडुअल वैल्यू मानते हैं। हो गया ना, 95 प्लस 5 100%। रेसिडुअल वैल्यू हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट पे कैलकुलेट होता है। यूजफुल लाइफ हमेशा कितना मानेंगे एसेट का, आपको शेड्यूल 2 में दिया है उसका कि जनरली किस टाइप के एसेट का लाइफ कितना होना चाहिए, आपको वही फॉलो करना है। आपको शेड्यूल 3 में दिया है कि आप कब से कब तक डिप्रिसिएशन कर सकते हो, कितना लाइफ यूज कर सकते हो एसेट का। नेक्स्ट पॉइंट बोला है डेट ऑफ परचेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। डेट ऑफ परचेज बहुत जरूरी है क्योंकि कब वो खरीदे हैं। और एक पॉइंट है एग्जिस्टिंग एसेट हैव टू बी डिप्रिसिएटेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ यूज में हम लोग कौन सा डेट को मानेंगे, डेट ऑफ परचेज को। जिस दिन से परचेज किए वहां से डिप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे, जिस दिन से यूज कर रहे हैं वहां से नहीं। जबकि टैक्स उल्टा बोलता है, टैक्स बोलता है जब से यूज करना स्टार्ट किए वहां से डिप्रिशिएट करो। तो यही कुछ एक इंपॉर्टेंट बात था। हाँ, एक पॉइंट नंबर 10 देखो, बहुत मस्त है, एक मस्त बात बोला ये लोग। द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बिकम 1.5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल रेट। कभी कभी रेट को 1.5 गुना या डबल कर सकते हैं अगर आपका डबल या ट्रिपल शिफ्ट में काम हो रहा है। तो अगर आपका डे एंड नाइट मशीन चल रहा है तो आप रेट ऑफ डिप्रिसिएशन को डबल या 1.5 गुना कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये अपने कहीं नहीं पढ़ते अकाउंट्स में। देखो पॉइंट नंबर 12 क्या बोला, एज पर ICAI गाइडेंस नोट इफ द वैल्यू ऑफ द एसेट इज अप टू 5,000 देन इट कैन बी फुल्ली डिप्रिशिएटेड। मतलब 5,000 से कम एसेट का लाइफ बचाओ, या एसेट अगर खरीदते समय 5,000 से कम का वैल्यू का है, आप उसको फर्स्ट ईयर में फुल डिप्रिशिएट कर सकते हो। खरीदे एक मशीन 4,500 रुपया का, आप एक ही बार में डिप्रिशिएट कर दो, आपको तोड़ तोड़ के डिप्रिशिएशन करने का कोई दरकार नहीं है। तो ये सब कुछ एक बात है जो नॉर्मल अकाउंटेंट नहीं जानता, जो एक CA इन ऑडिट करने आता है वही इस पे ज्यादा फोकस कर सकता है। नॉर्मल डिप्रिसिएशन हर कोई करता है, लेकिन ये सब बातें एज ऑडिटर जो ऑडिट करता है वो अलग से पढ़ के आता है। नेक्स्ट, डिविडेंड, डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड। कोई हमको बोल सकता है इन दोनों वर्ड का मतलब डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड? लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर।
सर डिविजिबल प्रॉफिट मतलब हो गया कि जितना बांटने के लिए है, जितना दे दिए। वेरी गुड, मतलब कितना मेरे पास बांटने के लिए अवेलेबल है और कितना हम बांट रहे हैं, यही है डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब मेरे पास बांटने के लिए 1 लाख रुपए है, लेकिन एज ए डिविडेंड हम बांटा खाली 80,000, तो 80,000 मेरा डिविडेंड कहलाएगा और 1 लाख मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। तो देखो हम यहाँ पे दोनों का डेफिनेशन दिए, व्हाट इज डिविडेंड एंड व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट विच इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड among the shareholder of the company. In other words, earning not retained in the business. वो अर्निंग जो बिजनेस में रिटेन नहीं किए, वो अर्निंग जो हम बांट दिए, rather distributed among the shareholder as a return on their investment is called dividend. The term dividend is also used to include distribution of company's remaining asset among shareholder. जब कंपनी लिक्विडेट होता है तो बचा हुआ एसेट भी जो शेयर होल्डर में बांट देते हैं उसको भी डिविडेंड ही कहते हैं। ये भी एक अच्छा बात था जानने के लिए, अलग बात था, उसको भी डिविडेंड के टर्म में डिनोट करते हैं। और अब देखो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या लिखा, द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच इज लीगली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अवेलेबल, बांट नहीं रहे हैं, अवेलेबल है एज ए डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट इज नॉट वेरी मच रेलेवेंट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस। अब देखो यहाँ पे एक और अच्छा डिफरेंस बताया, प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में क्या फर्क है, बोलो कोई, प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में क्या फर्क है। सर प्रॉफिट मतलब वही जो नेट प्रॉफिट आपने जो कमाया, और डिविजिबल प्रॉफिट मतलब अपने रिजर्व माइनस करने के अपने कितना बचा। वेरी गुड, टैक्स और रिजर्व माइनस। देखो प्रॉफिट का मतलब होता है टैक्स और रिजर्व के पहले का फिगर, टैक्स और रिजर्व बांटने के बाद जो बचा उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और उसमें से जितना बांटे उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो ये डाउनवर्ड स्लोप फ्लो है पूरा। मेरे पास नेट प्रॉफिट बचा है 10 लाख रुपया, हमको 2 लाख रिजर्व करना है और 2 लाख रुपया टैक्स में देना है, तो गया मेरा 4 लाख साइड में। तो नेट प्रॉफिट था 10 लाख, डिविजिबल प्रॉफिट 6 लाख है। उस 6 लाख में से भी हम केवल 4 लाख बांटना चाहते हैं, तो 2 लाख हो गया रिटेन अर्निंग या सरप्लस, 2 लाख हो गया सरप्लस और बाकी 4 लाख हो गया डिविडेंड। तो ये एक डिफरेंस बिटवीन, बहुत अच्छा था पॉइंट, एग्जाम में पूछ सकते हैं। प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के पेमेंट के लिए क्या प्रोविजन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या होना चाहिए, कहां से डिविडेंड बांट सकते हो, जो प्रॉफिट कहीं पर भी रिजर्व्ड नहीं है, जैसे जनरल रिजर्व, सरप्लस, आप इनको प्रॉफिट बांटने में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखे हो, अगर आप कोई CRR बना के रखे हो, आप उससे डिविडेंड नहीं बांट सकते, मतलब फ्री रिजर्व से ही आप डिविडेंड बांट सकते हो। तो देखो यहाँ पे बताया है, एज पर सेक्शन 123 ऑफ सबसेक्शन 1, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, करंट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन, पास्ट रिजर्व created out of profit or credit balance in the PL account brought forward after depreciation, or money provided by central government or state government। तो करंट ईयर का प्रॉफिट डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट जो हम कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं यानी क्रेडिट बैलेंस ऑफ PL, वो भी डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो फिगर बचा वही हम डिविडेंड बांटने के लिए यूज कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए डिविडेंड का, आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मोड, या फिर बाय चेक या डिविडेंड वारंट बोल के। डिविडेंड वारंट और चेक का जमाना उठ गया, अब आज की डेट में ऑनलाइन जाता है, आपके अकाउंट में ECS चला जाता है, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा चला जाता है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाना मैंडेटरी है हर कंपनी के लिए। जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है उसको पहले प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बना के रखना पड़ेगा। कोई एरियर ऑफ डिप्रिसिएशन है, मतलब पिछला साल प्रॉफिट इतना कम था कि डिप्रिसिएशन माइनस ही नहीं कर पाए पूरा, अब उसको पहले माइनस करोगे। द कंपनीज अमेंडमेंट रूल 2014 has stipulated no company shall declare dividend out of the profit unless depreciation provided in previous year or years of set off against the profit of the company of the current year। अगर पिछला कोई accumulated depreciation खड़ा है, आपके पास इतने कम प्रॉफिट से कि आप डिप्रिसिएशन को एडजस्ट नहीं कर पाए, आपको पहले वो डिप्रिसिएशन एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर बचेगा वही प्रॉफिट आप बांट सकते हो।
सेटिंग ऑफ पास्ट लॉसेस, पास्ट का बिजनेस में लॉस है तो करेंट ईयर के प्रॉफिट से पहले उस लॉस को सेट ऑफ करो, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट केवल डिविडेंड में बांट सकते हो। तो पास्ट लॉसेस, पास्ट डिप्रिसिएशन सब एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचे वही डिविडेंड के रूप में बांटा जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, अगर आपका कुछ कंपनी में थोड़ा बहुत रिजर्व बनाने का रूल है तो पहले वो रिजर्व भी निकालो, उसके बाद डिविडेंड बांटो। यानी डिप्रिसिएशन, पास्ट लॉसेस एंड रिजर्व्स को माइनस करने के बाद जो कुछ बचता है वो आप डिविडेंड के रूप में बांट सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्या माइनस करना होगा। अब आता है यूज ऑफ पास्ट रिजर्व। हम पास्ट रिजर्व को यूज कर सकते हैं डिविडेंड बांटने के लिए। एज पर द सेकेंड प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ 1, 2, 3, in the event of inadequacy or absence of profit in any year, a company may declare dividend out of free reserve subject to fulfillment of the prescribed condition. क्या कंडीशंस है उसका बात अभी करेंगे। तो क्या बोला जा रहा है, मेरे पास पास्ट पीएल पड़ा है, हम उसमें से डिविडेंड बांटना चाहते हैं, बांट सकते हैं? हाँ बांट सकते हैं, लेकिन 4 कंडीशन फुलफिल करने के बाद। रेस्ट्रिक्शन ऑन रेट, the rate of dividend shall not exceed the average of the rate at which dividend were declared by the company in last 3 years. कितना डिविडेंड बांट सकते हैं पास्ट प्रॉफिट से? लास्ट 3 ईयर में जितना डिविडेंड का रेट था मेरा उसका एवरेज से ज्यादा नहीं। मान लो 3 साल पहले 10% डिविडेंड बांटे थे, 2 साल पहले 13% और लास्ट ईयर 15%, तो एवरेज कितना हुआ? 15 प्लस 13 प्लस 10, 15 प्लस 13 28 और 10 38, 38 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, जो रेट आएगा 10.2 समथिंग आएगा, 10.26। उस रेट से ज्यादा हम डिविडेंड नहीं बांट सकते करंट ईयर में। अगर हम पास्ट ईयर का प्रॉफिट से डिविडेंड बांट रहे हैं, करंट ईयर का प्रॉफिट से डिविडेंड बांट रहे हैं, जितना मर्जी है उतना बांट सकते हैं। पास्ट ईयर से बांट रहे हैं तो ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट, द अमाउंट ऑफ द ड्रॉन फॉर पास्ट रिजर्व शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 1/10 से ज्यादा डिविडेंड नहीं हो सकता। हाँ, अब आता है 2 नियम और। अगर कोई अनक्लेम डिविडेंड रह जाता है तो उसका क्या करेंगे? कोई आइडिया? अगर कोई अनक्लेम डिविडेंड रह जाता है तो कंपनी उसका क्या करता है? सात साल तक एक सेपरेट बैंक अकाउंट, हाँ बोलो बोलो। जैसे डायरेक्ट दे सकते हो तो कंपनी दे देगा उनके अकाउंट में। वो तो देखो जो नहीं, अगर कोई अकाउंट ट्रैक नहीं हो पा रहा है, अच्छा, तो अगर मान लो अनक्लेम बच गया, कोई क्लेम करने आया ही नहीं, कंपनी 10 लाख डिविडेंड बांट रहा था, 10 लाख शेयर होल्डर थे, सबको 1-1 रुपये डिविडेंड बांटने का प्लान था, 9,90,000 शेयर होल्डर आए, अपना डिविडेंड ले गए, 10,000 शेयर होल्डर आए ही नहीं डिविडेंड लेने। क्लेम कर तो कंपनी वेट कर सकता है। हाँ, कंपनी 7 साल वेट करेगा। 7 साल। हाँ, 7 साल तक उसको एक सेपरेट अकाउंट में रख के, और उसके बाद भी कोई नहीं आया तो उस पैसा को कंपनी यूज नहीं कर सकता। आप गवर्नमेंट का सेबी का एक डिपार्टमेंट, एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड बनाया हुआ है। सेबी ये जो करता है ना, जागो ग्राहक जागो, या सेबी जो एजुकेटर को इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए खर्चा करता है, ये फंड वहां चला जाएगा। मतलब कंपनी एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उस पैसा को कंपनी यूज नहीं कर सकता। तो एज अ ऑडिटर, हाँ बोलो। सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट, एक सेपरेट बैंक अकाउंट बना के पैसा रखना पड़ेगा। 5 दिन, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 5 दिन के अंदर अंदर तुमको पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में रख देना, वहीं से कटेगा आप शेयर होल्डर के लिए। तुम अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते। तुम डिविडेंड आज डिक्लेयर किया, 5 दिन तक जितना बांट पाया, अगर नहीं बटा है, 5 दिन खत्म हो गया है, सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा डाल दो और वहां से कटता रहेगा डिविडेंड, जिसको जिसको जाने। अनक्लेम्ड रह गया, वहीं पड़ा रहेगा 7 साल तक, उसके बाद में वो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड डिपार्टमेंट में चला जाएगा। तो ये कुछ एक नियम था डिविडेंड को लेके, जो एज ऑडिटर हम लोग को चेक करना पड़ता है। सर एक चीज में पूछना था, बोलो। उन्होंने अमाउंट बोला था जो 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व का, ये फ्री रिजर्व 5 ईयर का है मेरा, मतलब फ्री रिजर्व ऑल होते हैं, फ्री रिजर्व ऑल होते हैं। अब आता है कंपनी आउट ऑफ कैपिटल डिविडेंड दे सकता है क्या? कैपिटल से डिविडेंड देने का बात हो रहा है। तो देखो इसके लिए कुछ रूल पड़ते हैं।
The legality of payment of dividend out of capital can be discussed under the following head. एक जुडिशियल अनाउंसमेंट हुआ था वर्नर वर्सेस जनरल एंड कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बोल के ट्रस्ट लिमिटेड का, that dividend cannot be paid out of capital. If the memorandum article of association gives such power, it should be considered as invalid and ultra virus. तो देखो कोर्ट एक जजमेंट दिया था वर्नर वर्सेस जनरल एंड कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड के लिए कि जनरली डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल नहीं दिया जा सकता. अगर कंपनी देगा, अगर मान लो मेमोरेंडम और आर्टिकल में ये पावर लिख देता है और फिर कंपनी देना चाह रहा है तो बोलेगा नहीं, फिर भी ये इनवैलिड और अल्ट्रा वायरस माना जाएगा. लेकिन इसको अमेंडमेंट किया गया कंपनीज एक्ट 2013 में. द कंपनीज एक्ट हैज नॉट गिवन एनी मैंडेट दैट द कैपिटल ऑफ द कंपनी शुड रिमेन इंटैक्ट. ये कहीं नहीं बोला कि कैपिटल को इंटैक्ट रखना जरूरी है. बट द एक्ट हैज ऑल्सो नॉट परमिटेड अ कंपनी टू रिटर्न कैपिटल टू द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. लेकिन एक्ट कहीं ये भी नहीं बोला कि हम कैपिटल रिटर्न कर देंगे शेयर होल्डर को इन द नेम ऑफ डिविडेंड. तो दोनों बात को कंपनीज एक्ट 2013 रोक दिया. कंपनीज एक्ट 2013 ये भी नहीं बोला कि नहीं बांट सकते, तो ये भी नहीं बोला कि हम रिटर्न कर देंगे. सेक्शन 121 एक्ट स्पेशलाइज द फॉलोइंग सोर्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड. जो अभी दोबारा बात की तो ऊपर वाला वही रिपीट कर रहे हैं. करेंट ईयर का प्रॉफिट, पास्ट प्रॉफिट दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल ब्रॉट फॉरवर्ड, फंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड पेमेंट. ये तीन ही अमाउंट यूज, या फिर फ्री रिजर्व द कंपनी आफ्टर फुलफिलिंग द वेरियस कंडीशन. ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली दिमाग में रखना है कि कहीं पर दोनों कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किए. लेकिन अब आता है कुछ पॉइंट. शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इन शेयर ऑफ फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस विद द अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल. कुछ सर्कमस्टांसेस दे दिया जहां पे तुम डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल भी दे रहे हो. ये कुछ एक्सेप्शन दिया खाली. When dividend is paid from sale proceed of fixed asset. कोई फिक्स्ड एसेट बेचे और उसमें से कुछ पैसा बच गए तो वहां से हम डिविडेंड बांटे, वो अलाउ किया गया. When dividend is paid although there is no profit or there is a loss and the past undistributed are not sufficient to make up the deficit. कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस है लेकिन शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं कि डिविडेंड बांटना जरूरी है, तब फिर कंपनी कैपिटल को भी यूज करता है थोड़ा बहुत. When dividend is paid inflating the amount of current profit by charging revenue expenditure to the capital by making less provision, ये सब कर सकते हो. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर दो थोड़ा, वहां से यूज कर लो. प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाए थे वहां से यूज कर लो थोड़ा, उसको थोड़ा कम कर लो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को. लोअरिंग और मेकिंग नो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट. बैड एंड डाउटफुल डेट का प्रोविजन मत बनाओ, उस पैसा को यूज कर लो. मेकिंग ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट. स्टॉक और इन्वेस्टमेंट अगर ओवर वैल्यूड हो रहा है तो उस एक्स्ट्रा पैसा को यूज कर लो. और नॉट अकाउंटिंग फॉर करेंट रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड टेकिंग क्रेडिट ऑफ इनकम अर्न इन लेटर पीरियड ऑफ फिक्टिशियस इनकम. बुक्स में अगर कुछ फिक्टिशियस इनकम पड़ा है एसेट साइड में उसको यूज कर लो. तो ये सब कुछ तोड़ बताया गया है, लेकिन जनरली नॉर्मली आउट ऑफ कैपिटल डिविडेंड नहीं होता. अब ऑडिट को, अब जब ऑडिटर के रूप में तुम जाओगे तो डिविडेंड के बारे में क्या क्या चेक करोगे. सबसे पहले कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल में डिविडेंड का पावर क्या लिखा है वो पढ़ोगे. कंपनी कैसे डिविडेंड कैलकुलेट किया है, नियम तो नहीं तोड़ा है ना, वो देखो. प्रॉपरली मीटिंग बुला के डिविडेंड का कहानी क्या होता है, शेयर होल्डर रिकमेंड करते हैं, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं और शेयर होल्डर उसको अप्रूव करते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं इस साल हम लोग 8% डिविडेंड देने का सोचे हैं. शेयर होल्डर बोलता है नहीं 8 नहीं 6 ही दो, या फिर 8 दे दो या मत दो. ज्यादा नहीं बोल सकता शेयर होल्डर कि 10 दो, कम करवा सकता है या उतने ही रखवा सकता है. तो ये मिनट्स बुक में प्रॉपर्ली चेक करो पास हुआ है कि नहीं हुआ ये नियम. डिपॉजिट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, अभी आपको बोले थे सेपरेट बैंक अकाउंट में 5 दिन के अंदर अंदर पैसा जमा हुआ है कि नहीं. पेमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट डिविडेंड डिक्लेयर हैज बीन पेड विद इन 30 डेज. डिविडेंड 30 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए. कंपनी का अपनी तरफ से काम पूरा हो जाना चाहिए 30 दिन में. अब आप रिकंसाइल करो डिविडेंड वारंट्स को और कितना डिविडेंड बैंक अकाउंट से निकला. अनक्लेम डिविडेंड अगर है, अभी हम आपको बोले थे 30 डेज निकल गया, अभी भी अनक्लेम डिविडेंड है, तो एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट बोल के लेजर खोलो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट बोल के, और वहां वो पैसा 7 साल पड़ा रहेगा. 7 साल के बाद उसको एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दो. तो ये आपको एज ऑडिटर चेक करना है. अब आखिरी टॉपिक, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है और उसमें ऑडिटर का ड्यूटी क्या है. इंटरिम डिविडेंड क्या है, कंपनी
इस साल बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, अभी मान लो दिसंबर आया, कंपनी को लग रहा है इसी साल बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया अब तक ही, और कंपनी अपने शेयर होल्डर को खुश करना चाहता है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर या मिड ऑफ द ईयर में कंपनी डिविडेंड बांटना चाहता है। क्या ये अलाउड है? हाँ बिल्कुल अलाउड है। तो डिविडेंड विच इज पेड बाय द कंपनी बिफोर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर इज प्रिपेयर्ड, ऑडिटेड एंड अडॉप्टेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। अकाउंट्स प्रिपेयर होने के पहले, ऑडिट होने के पहले और मीटिंग में फाइनल होने के पहले ही कंपनी डिविडेंड बांटना चाहता है। इट इज पेड इन बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब 2 एनुअल जनरल की मीटिंग के बीच में पेमेंट हो रहा है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है, सीधा सा बात। Interim dividend is a part of dividend and accordingly all provision related to dividend is now applicable on interim dividend also. कुछ एक बातें जो interim dividend के बारे में कंसिडर करनी चाहिए। whether profit earned till date from the beginning of the account year is sufficient, पहले ये चेक करो। what is expected amount of profit to be earned during the rest of the accounting year, हम दिसंबर तक में डिविडेंड बांट रहे हैं तो मेरा आगे 3 महीने में क्या उम्मीद है, हम कितना कमाने का प्लान कर रहे हैं, वो भी चेक करना बहुत जरूरी है। Whether all contingent liability have been duly considered, पहले सारा contingent liability का पेमेंट हुआ है कि नहीं, या उसको कंसिडर करके प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है कि नहीं। Whether the payment of interim dividend will have any adverse effect on the working capital position, ये चेक करो क्या ये एडवांस डिविडेंड देना मेरे वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट करेगा। What were the rate of interim dividend final dividend during the last few years, लास्ट पिछले कुछ सालों में कितना फाइनल डिविडेंड बांटा है, कितना इंटरम डिविडेंड बांटा है, उस रेट का यूज यहाँ पे भी करेंगे हम। What is shareholders expectation from the management, शेयर होल्डर कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पता करो। What should be the final rate of dividend, फिर रेट फाइनल करके डिविडेंड बांटो। तो ये कंपनी का जिम्मेदारी है। एज ऑडिटर तुम्हारा क्या जिम्मेदारी है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में देखो इंटरम डिविडेंड का पावर है कि नहीं, मिनट्स बुक, डायरेक्टर्स का मीटिंग ठीक से हुआ, उसमें रेजोल्यूशन ठीक से पास हुआ, इंटरम डिविडेंड प्रॉपर्ली अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ, उसका लीगल रूल रेगुलेशन सारा फॉलो हुआ कि नहीं, मतलब वही डिप्रिसिएशन का, रिजर्व का ट्रांसफर वो सब ठीक से हुआ कि नहीं, कितना मेरा प्रोजेक्टेड पीएल है, कंपनी तो बोल दिया इतना पीएल कमाएंगे, एज ऑडिटर तुम चेक करो उतना ही कमाने का चांस है कि नहीं। जस्टिफिकेशन, कंपनी जस्टिफाई कर रहा है इंटरम ऑडिट डिविडेंड देना चाहिए, बहुत प्रॉफिट कमाए इस साल, इंटरम डिविडेंड देना चाहिए, तो तुम देखो ये जस्टिफिकेशन राइट है कि नहीं, इसका वर्किंग कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा, पेमेंट का वाउचर्स वगैरह चेक करो, इंटरम डिविडेंड का जो पेमेंट है, और सेपरेट बैंक अकाउंट में इसका भी पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में चला जाना चाहिए 5 दिन के अंदर। आज डिविडेंड डिक्लेयर किए, 5 दिन के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए उतना, ताकि कल को हम मुकर न सके डिविडेंड देने से। अगर कुछ अनपेड डिविडेंड रह गया तो वही 30 डेज एक्सपायरी के बाद 7 दिन के अंदर अंदर एक अनपेड इंटरम डिविडेंड अकाउंट खोलो, उसमें डाल दो पैसा। और अगर आप इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किए और नहीं दे पाए तो 12% करके इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा शेयर होल्डर को। आप डिफॉल्ट अगर हुए स्पेशल बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने में, अलग बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने में आप डिफॉल्ट कर गए तो 12% करके इंटरेस्ट लगेगा कंपनी के ऊपर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा डालना एकदम टाइमली बहुत जरूरी है। तो ये था ये चैप्टर।